1861 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। 1873 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1873, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। आगे है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्वर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को का गैर सरकारी होना आवश्यक था। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर प्रदेश में यह संख्या अधिकतम 15 की गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। क्या निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना कब? वापस से देखिए 1892 के अधिनियम द्वारा। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार 1892 ईस्वी का कानून 1861 ईस्वी के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि हुई और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सका। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वाइसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909, कौन सी समिति? अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय तथा 32 अशासकीय सदस्य थे। प्रांतीय विधान परिषदों बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांत के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। पहला, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। दूसरा, मनोनीत सरकारी अधिकारी, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। तीसरा, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। नॉन निर चौथा, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया। चुनाव क्षेत्र प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं सभाओं, जमींदार, व्यापारी वर्ग, जिला परिषद और मुसलमान आदि के आधार पर बनाए गए। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोर्ले को लिखा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान
परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच में एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया। फिर भी उपयुक्त सुधार सर्वथा बेकार न थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार उदार निरंकुशता, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म या सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की चरम सीमा थे। अगला देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट जिसमें अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग के अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात मॉन्टेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। तदुपरांत जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई तथा भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। भारत में मताधिकार महिलाओं को कब प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। तथा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों को निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियों समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। 1919 की ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया तथा इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। सुरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ये मंत्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्य में से लिए जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। यद्यपि कानूनी तौर पर उनकी नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार
गवर्नर का था। इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी भी दो भागों में बढ़ गई, गवर्नर और उसकी परिषद काउंसिल। दूसरा, गवर्नर और भारतीय मंत्री। इससे प्रांतीय शासन के दो भाग हो गए। पहला, शासन का वह भाग जिसके अधिकार में सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसकी परिषद, जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था। दूसरा, शासन का वह भाग जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय थे, अर्थात गवर्नर और भारतीय मंत्री, जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जा सकता था। पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था, परंतु दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को द्वैत शासन, डायरकी पुकारा गया। 1 अप्रैल 1921 से द्वैत शासन बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 ईस्वी में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई, तब उसे भी द्वैत शासन में सम्मिलित किया गया। ज्ञातव्य है कि द्वैत शासन के जन्मदाता लायोनिल कार्टिस थे। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेजी थे। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 अध्यक्ष एम.एन. अंसारी में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति आदि। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद में पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। यह 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैत शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन। इस अधिनियम